नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना काल का समय हम सभी के लिए बेहद ही मुश्किल भरा रहा, लेकिन इस दौरान जो बेरोजगार हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए, ठेला लगाने वालों के लिए और शहर में छोटा कारोबार करने वालों के लिए एक वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। दर्शकों बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है रुपए 50,000 तक धनराशि लाभार्थियों को प्रदान करना, जिससे उनकी आर्थिकी में सुधार हो सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती मीता गर्ग, जो कि पंजाब नेशनल बैंक देहरादून में चीफ मैनेजर के पद पर तैनात है। और चलिए होते हैं उनसे रूबरू और जानते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से। नमस्कार मीता जी। नमस्कार कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत आभार कि आपने बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो को दिया। मीता जी, पूछना चाहेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या और किस प्रकार से शहर में जो छोटा कारोबार कर रहे हैं उनके लिए गति प्रदान कर रही है? बेसिकली ये जो जैसा कि आपने बताया अभी, पीएम स्वनिधि जो है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनकी स्वनिधि मतलब उनकी एक स्व पूंजी कार्यशील पूंजी बनाने के लिए, जिसमें कि जो उनकी छोटी सी कार्यशील पूंजी से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, उसके लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी। और कोविड में इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था कि जिन लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, जो कि अभी उठना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो अमाउंट है वो 10,000 का होता है और 10,000 से लेके 50,000 तक का इस स्कीम में लोन अवेलेबल है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जो 10,000 का लोन है उसका समय जो अवधि होती है वो 12 महीने की होती है। 3 ट्रांच में होती है ये। 10,000 की होती है 12 मंथ्स की, 20,000 की होती है हमारी 15 to 20,000 की, वो होती है 18 मंथ्स की। और थर्ड जो होती है हमारी 50,000 की होती है, दैट इज फॉर 36 मंथ्स। तो इसमें EMI बनवा सकते हैं वो और अकॉर्डिंगली वो उसका पेमेंट कर सकते हैं। UPI के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सभी स्ट्रीट वेंडर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर तरीके का स्ट्रीट वेंडर है। मतलब हमारी स्ट्रीट वेंडर्स की अगर हम कैटेगरी देखें तो उसमें एक नाई से लेके मोची भी आता है, हमारा रेलवे स्टेशन पे जो किताब लगाने वाला हॉकर है वो भी आता है, साइकिल पे जो कपड़े बेचता है हॉकर वो भी आता है, जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो लोग भी आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फल सब्जी बेचने वाले, और सरकार ने हर तरीके के छोटे वेंडर्स को इसमें इंक्लूड किया। इसीलिए इसका जो धनराशि रखी गई वो 10,000 से लेके 50,000 तक की रखी गई। जी मीता जी, पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसमें कोई भी लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकता है, तो इसका प्रोसेस क्या है और इनकी चयन करने की क्या प्रक्रिया है? इसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल रखा गया, क्योंकि ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास जो कई बार मोबाइल फोन्स के थ्रू भी नहीं अप्लाई कर सकते, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं होते। इसमें मोबाइल फोन के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो जन सुविधा केंद्र के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे CSC सेंटर्स होते हैं। उसके साथ ULBs हैं, जो कि जिनको हम नगर पालिका परिषद बोलते हैं, नगर निगम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वो, और अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम स्वनिधि की, उस पे उनको जाना है, लॉगिन करना है pmswanidhi.mohua.gov.in के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान मैं बताना चाहूंगी इसमें, क्योंकि ये नगर पालिका के थ्रू है, तो इसमें ना उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, जो कि नगर पालिका से उनको इश्यू हो जाता है। तो अगर वो ULB में जाएंगे तो बहुत आराम से उनकी एप्लीकेशन ULB अपने आप ही उसको लॉगिन कर देता है और अकॉर्डिंगली वो बैंक्स में हमारे पास एक PMS नंबर के थ्रू जनरेट होकर आ जाती है। तो मीता जी, क्या इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? यदि आवेदनकर्ता के आप बता पाएंगे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसको आवेदन करने के लिए? बस उसके KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आधार पैन होता है, जो कि लिंक्ड मोबाइल नंबर हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि वो मोबाइल नंबर जो है वो उसका आधार से लिंक्ड हो, और जो भी प्रेफर्ड बैंक वो अकॉर्डिंगली देता है उसके थ्रू वो आवेदन कर सकता है अपना। और डॉक्यूमेंट्स इसमें ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बस वो ULB के थ्रू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसको इश्यू हो जाता है, जो कि वो जाके बात करते हैं वहां पे, उनको आराम से इजीली अवेलेबल है वो।
मिल जाता है वो। जी बिल्कुल। मीता जी, जो इसमें आवेदन करता है और जो लाभार्थी है उसको कोई सब्सिडी भी मिलती है, तो वो क्या अमाउंट रहता है और कब उसके खाते में रिफ्लेक्ट होता है? हाँ कंचन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं जब भी अपने इनसे बात करती हूँ, जो आवेदक होते हैं उनसे हम लोग खुद भी कांटेक्ट करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका यही रिलक्टेंस होता है कि ये हमें नहीं चाहिए, इसमें इंटरेस्ट लगेगा हमारे ऊपर ना, बहुत ज़्यादा ब्याज है, हमें नहीं लेना। तो भी मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप देखो, इसमें आपको सब्सिडी मिलती है जो उन लोगों को पता ही नहीं होती। अगर हम सबसे पहला ट्रांच हमारा 10,000 का है, अगर हम 10,000 का अमाउंट, बेसिकली वो 12 मंथ्स के लिए होता है, 12 महीने के लिए, लेकिन अगर हम उसको रीपेमेंट टाइमली करते हैं तो या तो टाइमली या अर्ली भी कर सकते हैं वो, तो अकॉर्डिंगली उसमें 9% की सब्सिडी है, जो कि 7% सेंटर देता है और 2% स्टेट देता है। इसके अलावा भी उनको एक धनराशि उपलब्ध है इसमें, जो कि 100 रुपये महीने के हिसाब से, अगर वो यूपीआई ट्रांजैक्शन रेगुलर करते हैं तो 12 महीना सालाना का है, उसका 1200 रुपये सालाना है, तो वो अकॉर्डिंगली उनको वो भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये 6 माही के हिसाब से उनको 30 जून या 31 दिसंबर को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है। जी मीता जी, यूँ तो वेंडर्स के अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन कहीं पे कुछ लिखित में नहीं है कि ये पैरामीटर्स हैं जो कि इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसलिए अधिकांश देखा जाता है कि जो आवेदक है वो या तो फॉर्म भरते समय पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं, या कुछ त्रुटि हो जाती है जिस कारण फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं और वो जो लाभार्थी है वो लाभ से वंचित रह जाता है। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, या यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से बैंक अपना स्टैंड लेता है? ऐसी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास जिसमें कि LOR रिजेक्टेड कैटेगरी में होता है, तो उसके लिए हम लोग अपने ULBs जो होते हैं, हमारे नगर पालिका परिषद जो होते हैं, उनमें हम लोग या तो कांटेक्ट कर लेते हैं या नगर निगम में कांटेक्ट करके उनके जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं उसको हम लोग अप्रूव करा देते हैं। वो जब अप्रूव्ड स्टेटस में होता है तभी हम उसको फर्दर आगे लोन के लिए मूव कर सकते हैं। तो उसमें बस उनका यही है कि उन लोगों को जहाँ के वहाँ पे कांटेक्ट करना होता है, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लोग जाए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नहीं, उनका क्या आय प्रमाण पत्र है वो लेकर जाते हैं या कोई भी परिषद का लेटर लेकर जाते हैं, तो उससे उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनको ULBs आराम से इशू कर देते हैं। जी, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी का ये ध्येय रहता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सभी को उसका लाभ मिल सके। तो ये योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो आपके माध्यम से क्या कदम उठाए जाते हैं? हम लोग जगह जगह जाके इसके लिए कैंप्स तो लगाते ही हैं, और जैसे भी हमारे पास जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, नगर निगम में उनको डायरेक्ट कर देते हैं कि आप प्लीज़ जाइए, नगर पालिका परिषद में जाइए या जो आपकी पंचायत है उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि आपका एप्लीकेशन वहाँ से हमारे पास रूट होके आ जाए और ताकि सबको ही लाभ मिल सके इस स्कीम में। तो हम कैंप्स तो लगाते ही हैं, और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि आपने जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा है ये भी उसी का एक पार्ट है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस बारे में। जी मीता जी, यूँ तो हमने कैटेगरीज की बात करी कि बहुत सारे वेंडर्स कैटेगरीज हैं, यदि आप उदाहरणवश बता पाएँ हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि क्या वो भी इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी दें। मैं इसमें बताना चाहूँगी, हमारा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक नाई आ जाएगा, मोची आ जाएगा, और जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं, फूड जो मोबाइल वैन्स हैं वो आ जाएंगी, जो कि फूड जो खाना सप्लाई करते हैं, या फिर हमारा हाट लगाने वाला बंदा आ जाएगा। ये जो दूसरे गांव से आता है वो न्यू वेंडर भी इसमें इंक्लूडेड है, जो यहाँ पर हमारा सुबह से शाम तक की हाट लगाने के लिए आता है और फिर वापस अपने गांव चला जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। सब्जी वाला, फल वाला तो है ही, हॉकर्स है जो प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, साइकिल पे जो वेंडर्स घूमते हैं, मतलब हम हर छोटे से छोटा व्यापार जो व्यापारी है, जो जिसकी कार्यशील पूंजी इस अमाउंट से स्टार्ट होती है या उसको जरूरत है इससे इतने अमाउंट में जिसका काम चल जाए, उस सबको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिससे कम से कम हम और ये लघु उद्योग का पार्ट है, तो ये बहुत अच्छी, मैं इसमें सराहनीय कार्य, मतलब मैं बोलूँगी इसको कि सराहेंगे हम इसको कि सरकार ने इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा और हमने यहाँ से इस वर्ग को ऊंचा उठाने के बारे में सोचा।
जी मीता जी, जैसे कि हमने जाना है इस योजना के बारे में, तो प्रथम चरण में अधिकतम जो धनराशि दी जाती है वो होती है 10,000 रुपये। उसके बाद फिर 20,000 रुपये दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप और प्रकाश डाल लें। हाँ, सबसे पहले तो 10,000 का अमाउंट होता है। ये होता है 1 साल के लिए। इसमें हम अपनी EMI बना सकते हैं। सिबिल वगैरह हमें कुछ नहीं ड्रॉ करना होता, बस हमें उसका लास्ट उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, बस हमें ये चाहिए होता है। बैंक्स हम लोग यही मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बंदा जो है वो रेगुलर पेमेंट्स अपने कर सकता है। जैसे जैसे अगर वो अर्ली रीपेमेंट कर देता है, जितनी जल्दी वो अर्ली रीपेमेंट कर देता है, वो उतनी जल्दी सेकेंड ट्रांच के लिए एलिजिबल हो जाता है। ऐसे ही जब वो सेकेंड ट्रांच है, सेकेंड ट्रांच हमारा 15,000 से लेके 20,000 तक का होता है, जिसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 18 मंथ्स का होता है। 18 महीने तक वो पेमेंट कर सकता है, उससे अर्ली भी रीपे कर सकता है। जितनी अर्ली रीपे करेगा उतनी जल्दी ही वो एलिजिबल हो जाएगा थर्ड ट्रांच के लिए, जो कि 50,000 का होता है और 3 साल का होता है। तो जितनी जल्दी उसे रीपे करेगा, फर्दर वो अपना, ये है कि आप अपना व्यापार कितनी जल्दी बढ़ाना चाहते हैं और कितना चाहते हैं आप, किस हिसाब से उसको रीपेमेंट करते हैं, आपका ट्रैक भी अच्छा हो जाता है। और तो क्या इसका मीता जी कोई टाइम फ्रेम रहता है कि आपको इतने समय पे ही आपको रिपेमेंट करना है, कोई डेडलाइन या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। आप जितना जल्दी चाहें उतना रीपेमेंट कर सकते हैं, उतनी जल्दी रीपेमेंट कर सकते हैं। और इनफैक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी भी उसी आधार पे आपके अकाउंट में जाती है कि आप जितना जल्दी रीपेमेंट करेंगे उतनी जल्दी ही आपको इसमें वो इंटरेस्ट सब्सिडी अकाउंट में मिल जाएगी। और यदि मैं एक वेंडर हूं, मुझे 50,000 तक का लोन मिल चुका है, लेकिन मुझे अपने व्यापार को और ज्यादा विस्तार करना है, विस्तृत करना है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या मुझे और लोन मिल सकता है? इसके लिए हमारे पास सरकार की और भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं आगे, जैसे कि एक हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, नैनो 50,000 तक की होती है। स्वरोजगार योजना हमारी 10 लाख तक की होती है। उसके लिए आप और तरीके हैं जिनसे कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी PM विश्वकर्मा योजना आई है अभी, जिसमें कि हमारे आर्टिजन्स वगैरह हैं उनके लिए है वो। उसमें भी 18 कैटेगरीज हैं। वो बहुत अच्छी एक स्कीम है सरकार की, जो हथकरघा, जो हाथ से काम करते हैं, बेसिकली जो शिल्पीकार होते हैं, वो उनके लिए है वो स्कीम। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें हमारा अमाउंट अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाता है, धनराशि, वो उसमें भी कर सकते हैं। जी मीता जी, जो स्टार्टिंग लेवल होता है, सपोज हम लोग और हमें नहीं पता कि हम इसमें पात्र हैं कि नहीं, तो क्या वो डूज और क्या वो डोंट्स होने चाहिए जो कि आवेदनकर्ता को मस्ट फॉलो करने चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कंचन, इसमें ऐसा कोई डूज और डोंट्स, बस यही है कि डूज और डोंट्स तो नहीं है, बस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। इस लोन के लिए कोई भी बंदा एलिजिबल है जो कि स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में आता है। और दूसरी चीज़, जो अपना रीपेमेंट टाइमली कर देता है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसमें विदाउट एनी गारंटी हम लोन देते हैं। हमको जो गारंटी है वो पूरा लोन ये CGTMSE कवर करता है, जो सरकार है वो इसको कवर करती है। तो हम उससे कोई, इसमें मॉर्गेज कुछ नहीं है, कोई किसी चीज़ का और रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ हम बंदे से, स्ट्रीट वेंडर से चाहिए हमको कि इसमें जो अपना लोन है वो रीपेमेंट टाइमली करे और UPI ट्रांजैक्शंस के थ्रू करे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका लाभ उसे अलग से 100 रुपये, जो कि मैंने बताया था, वो मिलता है महीने के हिसाब से। तो जैसा आपने बताया मीता जी कि सिर्फ आधार कार्ड ही इसका एक मुख्य डॉक्यूमेंट है जो लगता है, तो क्या पूरे भारतवर्ष में सपोज किसी का स्थानांतरण होता है, कोई एक जगह कोई रेडी लगा रहा है, फिर कुछ टाइम बाद देखा 2-3 महीने बाद वो दूसरे राज्य में आ गया, तो फिर उसने कई बार आधार कार्ड भी चेंज होता है, उसका एड्रेस में भी चेंज होता है। तो सपोज एक एड्रेस में हमने आवेदन करते समय हमारा एक एड्रेस है, लेकिन उसके 3-4 महीने बाद हमारा यदि पता चेंज होता है, क्या उससे कहीं ना कहीं इस पर फर्क पड़ता है? इसमें तो बस वही है, उसको ULB में जाके अपना वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लेता है, उसके बेसिस पे ही उसका हो जाता है। उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हॉकर तो वेंडर वही होता है ना, जो जगह जगह जाके अपना काम करता है। तो ये वही लोग हैं और ये स्कीम उन्हीं लोगों को लाभान्वित करती है। आप जहां भी जाके हाट लगाते हैं, अगर आप हमारे शहर में आके हाट लगा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो जी, तो सबसे पहला मतलब आपने कहा कि कोई भी वेंडर है उसको सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले एक सेंटर में जाना पड़ेगा। हाँ, और वहीं से फिर उसको आवेदन करना होगा। बिल्कुल, अपना आधार कार्ड, वो जन कल्याण केंद्र जो है वहां भी जाके कर सकता है, ULB के थ्रू भी कर सकता है, जैसा कि मैंने नगर पालिका का बताया। और वो इसमें अपने आप फोन के थ्रू भी कर सकता है, PM स्वनिधि पे लॉगिन करके। वो भी बहुत आसान तरीका है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
जी, तो तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या केवल सरकारी बैंकों से ही प्राप्त की जा सकता है इस योजना का लाभ, या फिर निजी बैंक से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, ये किसी भी बैंक में, उसमें बेसिकली प्रेफर्ड बैंक उसको डालना होता है, प्रेफर्ड या नॉन प्रेफर्ड, वो जो भी डालना चाहे। सरकारी भी है और प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं इसमें, वो कहीं से भी ले सकता है। वो जहाँ से लाभ लेने में उसको कंफर्टेबल हो वो वहाँ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको अपना प्रेफर्ड अकाउंट नंबर उसको अपना डालना होता है और प्रेफर्ड बैंक ऑप्ट करना होता है। अगर प्रेफर्ड बैंक सरकारी बैंक है तो बिल्कुल वो सरकारी बैंक के थ्रू ही अपना अप्लाई करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो निजी से भी ले सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सुना है कि पंजाब नेशनल बैंक बहुत बेहतरी से कार्य कर रहा है इस योजना के प्रति, तो अभी तक कितने आंकड़े आपने पार कर लिए हैं और किस प्रकार से आप इसमें गति प्रदान कर रहे हैं? हाँ, इसमें पीएनबी ने अभी बहुत अच्छा, हमारे पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स भी इनफैक्ट अभी Q2 के पब्लिश हुए हैं, तो उसके बेसिस, उसके आंकड़ों के बेसिस पे सापेक्ष मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो सैंक्शन है उसमें 200% का अपना टारगेट अचीव कर लिया है, और जो डिसबर्समेंट में है उसमें करीब 250 के आसपास है हमारा। और ये Q1 के बेसिस पे अगर हम बताएं तो Q1 में करीब हमारी जो 53,000 के आसपास एप्लीकेशंस थी पंजाब नेशनल बैंक की जो सैंक्शन हुई थी, इस बार Q2 में हमने उसके अगेंस्ट में 1,58,000 के आसपास सैंक्शन करी है। और यहीं में अगर डिसबर्समेंट की बात करूं तो डिसबर्समेंट में भी हमारा 244% का जो हमने अचीव करा है, अचीवमेंट है, उसमें हमारी करीब 1.5 लाख के आसपास सैंक्शन हो गए, डिसबर्समेंट हो गए हैं जो सैंक्शन हुए थे। तो हमारा ये तो था हमारा ऑन द होल पंजाब नेशनल बैंक का अचीवमेंट। इसमें मैं अपने देहरादून जोन का भी बताना चाहूँगी। हमारे जोन में 4 सर्कल्स आते हैं, देहरादून सर्कल, हल्द्वानी, हरिद्वार और टिहरी। तो इनका अगर हम मिला के बात करें तो हम यहाँ पे अभी तक अपनी 5,000 के आसपास एप्लीकेशंस Q2 में डिसबर्समेंट में कर चुके हैं। तो हमारा मतलब हम लोग तो इतने लाभार्थियों को लाभान्वित करा चुके हैं, और हम चाहते हैं कि और जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनसे हम खुद इंटरेक्ट करते हैं। हमारे हेड ऑफिस से भी कॉल्स जाती हैं, हमारा सर्कल ऑफिस भी कॉल करता है, मैं सर्कल ऑफिस में हूँ तो यहाँ से हम लोग भी कॉल्स करते हैं, मेरी पूरी टीम कॉल करती है, ताकि हम जितने लोगों को लाभान्वित करा पाए इस चीज़ में, उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन्स दे पाए। तो मीता जी, क्या कोई स्पेशल डेस्क है आपके बैंक में, यदि कोई आए और जिसको नहीं पता कि हमें किस सेंटर में जाना है या हमें जो ULBs में जाना है, अर्बन लोकल बॉडीज में जाना है, जैसे कि आपने बताया, तो क्या सीधा अगर बैंक में आ जाएं, क्या उसको पूरा इसके बारे में, योजना के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, हमारे सर्कल ऑफिस में, मैं PNB हाउस में बैठती हूँ, वहाँ पे आके वो कोई भी आता है, हम उसको आराम से इसके लिए गाइड करते हैं। वैसे जो एप्लीकेशंस आती हैं वो हमारे पास ULB के थ्रू डायरेक्ट होके आती हैं, बट अदरवाइज भी हम लोग जो कैंप्स लगाते हैं उसमें हम लोग भी इन लोगों को डायरेक्ट करते हैं कि वो जाएं और अपने आवेदन डलवाएं, ताकि इनको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को हम लाभ दिलवा सकें, इसमें उतना अच्छा होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अभी बताना चाहूँगी, एक एडिशन करना चाहूँगी, एक हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है PM स्वनिधि, जिसके माध्यम से ना ऑनलाइन भी जाके कोई भी बंदा अपने मोबाइल से, फ़ोन से भी वो इसमें डायरेक्टली लॉग इन कर सकता है, और डायरेक्टली अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस उसका जो आधार है, वो मोबाइल नंबर जो है उसका, वो आधार से लिंक होना चाहिए, और KYC पैन अपडेशंस होने चाहिए। इसके अलावा और कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसको भरना है और वो जो अमाउंट है वो सीधे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जी, तो मीता जी, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके, PM स्वनिधि एप्लीकेशन, तो क्या ये वही एप्लीकेशन है? ये हमारी जो एप्लीकेशन, बिल्कुल ये वही एप्लीकेशन है, और हम लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित कर पाएँ। जी, आप भी एक महिला हैं, और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से जो महिला उद्यमशीलता है उसको एक वेग मिला है, उसको प्रगति मिली है। आपके क्या विचार हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इनफैक्ट खुद बहुत सारे लोगों को जब कॉल करती हूँ तो उसमें मुझे पता चलता है कि बहुत सारे जो हमारे वेंडर्स हैं उसमें से महिलाएं हैं जो कि अपना काम करना चाहती हैं, नया काम शुरू करना चाहती हैं। तो ये एक बहुत जो स्टार्टिंग लेवल है उनको एक बहुत अच्छा वो मिलता है, जंप मिलता है, जंप स्टार्ट काइंड ऑफ है ये उनके लिए, कि वो 10,000 रुपये से छोटी सी एक कार्यशील पूंजी से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जो भी उनको जिस तरीके का भी उनको ठेला लगाना है या जिस तरीके का उनको स्टार्ट करना है काम, हाट लगाना है, कोई वेंडिंग करनी है, वो आराम से इसमें जा सकती हैं। और इसके आगे वो अपना जैसे जैसे इसके उनका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो हमारे पास
20 और 50,000 का एक ले सकती हैं। एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी ना 10,000 के बाद जो एप्लीकेशन है वो मूव ऑन करेगी ही करेगी 20 और 50,000 पे। तो ये सरकार का एक बहुत मैं बोलूँगी बहुत अच्छी गाइडलाइन है, क्योंकि इसमें यह है कि भाई जिसने 10,000 का काम किया वो काम बंद नहीं करने वाला, वो काम आगे बिल्कुल अपना बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा या जारी रखेगा ही रखेगा, तो उसको उसमें मदद चाहिएगी ही चाहिएगी। लेकिन मीता जी, कारोबार की यदि बात करें, बिजनेस की बात करें, तो कई बार तो अच्छा ही होता है कि जब बिजनेस बढ़े, लेकिन किसी कारणवश यदि बिजनेस ना बढ़ पाए और हमने 10,000 रुपये हमको मिल चुके हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बंदा आएगा, वो वेंडर बिल्कुल हमारे पास आते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, हमारी कुछ एसओपी गाइडलाइंस होती हैं, वो अकॉर्डिंगली हमको फॉलो करनी होती हैं। तो उसमें वो लोग अगर जैसे बंद हो गया किसी का बिजनेस, तो वो हमको लिख के दे सकता है कि मैं आगे कार्य नहीं कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली मुझे इसमें लोन नहीं चाहिए। बट इसका जो बंद करने का इसका एप्लीकेशन का होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, तो हम लोग भी अपनी एप्लीकेशंस आगे फॉरवर्ड ही करते हैं, तो वो सरकार इसमें अकॉर्डिंगली उन लोगों को कम्युनिकेट कर देती है और वो हम लोग वापस हो जाती हैं एप्लीकेशंस। बट कोशिश यही करते हैं कि इसमें रिजेक्शंस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंक्शन करें। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली 14 सितंबर को हमारे बैंक ने एक इसका कैंपेन मोड में एक वो किया था डिसबर्समेंट, जिसमें हमने 50,000 एप्लीकेशंस एक साथ डिसबर्स करी थी। तो वो मैं कहूँगी एक हमारा पंजाब नेशनल बैंक का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसके थ्रू हम इतने सारे लाभार्थियों को एक साथ लाभ दे पाए, एक साथ अपने साथ जोड़ पाए और फर्दर इनकी एप्लीकेशंस अब वो आगे मूव करेंगी, तो वो कुछ सेकंड ट्रांच के लिए हैं, कुछ थर्ड ट्रांच के लिए हैं, तो इतने लाभार्थी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी, और यदि हमने दिखा दिया कि हम एक वेंडर हैं और 10,000 रुपये का आवेदन हमने किया और हमको मिल भी गया वो रुपया, लेकिन हमने आगे कुछ किया ही नहीं, तो क्या कोई मॉनिटरिंग बॉडी है ऐसे मीता जी जो कि ये चेक भी करे कि जो 10,000 रुपये पहली बार दिए गए हैं वो इस्तेमाल हो भी रहे हैं? कोई एक मॉनिटरिंग टीम या ऐसा कुछ है क्या प्रावधान इस योजना में? बैंकर्स ही है, बैंक में हमारी जो टीम है वो मॉनिटरिंग करती रहती है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, तो डेफिनेटली इसीलिए सरकार ने इसमें एक यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन रखा है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू उसमें पेमेंट मंगवा रहे हैं, उसी से हमें पता चल जाता है, वो मॉनिटरिंग होती है कि हाँ ये जो वेंडर है इसका काम चल रहा है और ये अपना रेगुलर काम कर रहा है, उसी के बेसिस पे सरकार उसे सब्सिडी भी आगे देती है इसमें। तो ये जो एक 100 पर मंथ का जो अमाउंट आता रहता है वो रेगुलर उसका काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अदरवाइज भी हमारे बैंक से जो टीम्स हैं हमारे जो हर 3 महीने पे रेगुलर विजिट्स होती हैं इनकी, तो हम लोग उसमें भी इनसे और इनफैक्ट हमें इसी तरीके से और लोगों को भी जोड़ने का मौका मिलता है। जी, क्योंकि बैंक जब भी लोन देता है, चाहे हम मकान बनाने की बात करें, तो जब पहली किस्त चली जाती है तो उसके बाद वो मौके पे जाते हैं, देखते हैं कि जो सपोज होम लोन की बात करें कि घर कितना स्टोरी बन चुका है, उसके बाद जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद ही फिर नेक्स्ट डिस्बर्समेंट होता है, नेक्स्ट डिस्बर्समेंट होता है। और यदि आपका वेंडर एक जगह से चला गया दूसरी जगह और आपको इत्तला नहीं है इस चीज के बारे में, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है? अभी तक तो ऐसी कोई समस्या वैसे हमारे सामने आई नहीं है, इस तरीके का कोई केस आया नहीं है कि बंदा यहाँ वेंडर यहाँ पे उसने अपनी रेडी लगाई और उसके बाद वो उठ के दूसरे किसी शहर में चला गया है। बट मेरे हिसाब से जो इसमें यूएलबीज हैं उनका रोल, जो हमारी नगर पालिका है उनका रोल आ जाता है कि अगर वो दूसरे किसी उसमें जाता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन उधर ट्रांसफर कर दी जाती है और अकॉर्डिंगली वो वहाँ से सैंक्शन हो जाती है। वो जिधर भी, क्योंकि ये तो पूरी ऑल ओवर इंडिया है, ये पैन इंडिया बेसिस पे है ये तो स्कीम, तो ये जिधर भी वो हॉकर हमारा गया अकॉर्डिंगली वो उधर ट्रांसफर हो जाएगी, वो अपना प्रेफर्ड बैंक देगा, वो अकॉर्डिंगली वहाँ से उसको सेकंड ट्रांच या थर्ड ट्रांच जो भी है जिसके लिए वो एलिजिबल है वो उसको मिल जाएगा। जी मीता जी, क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं कि हमारे पास एक शहर में कितने लोग पंजीकृत हैं वेंडर की कैटेगरी में, या ऐसा कुछ प्रावधान है जिसके माध्यम से हमको पूरी सूची मिल जाए कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग हैं? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि नई ही कुछ वेंडर्स दिखाई देते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एक कैसे आप लोग डील करते हैं? ये आंकड़ों के लिए तो मैं इनफैक्ट बोलूँगी कि ये तो नगर पालिका का हमारा होता है कि वो अपना हिसाब रखते हैं कि कितने वेंडर्स को उन्हें अप्लाई कराना है। ये सारा जो है ये वहीं से रूट होती हैं एप्लीकेशंस, तो ये नगर पालिका का होता है, वहाँ से वो रूट कराते हैं, जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उसमें जाते हैं अकॉर्डिंगली वो कराते हैं। उनके पास नंबर ऑफ वेंडर्स की भी लिस्ट होती है, जो जो उसमें पंजीकृत होता चला जाता है वो उसको भेजते जाते हैं। तो नगर पालिका और बैंक के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं?
इसको जो हमारे नगर पालिका जो नगर निगम के अध्यक्ष, जो नगर निगम हमारे हैंडल करते हैं, हम उन्हीं से इसमें टच में रहते हैं। और इनफैक्ट एक ना हमारी ये इंटीग्रा टीम है जिनके थ्रू हम हमारे हेड ऑफिस ने इनको एलोकेट करे हैं ये टास्क, तो इनके थ्रू हम टच में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस पे स्कीम पे लॉगिन कराएं और इनका लाभ दिलाएं और इनको स्कीम के बारे में बताएं। तो ये भी हमारी जो एक टीम है वो इसमें बीच में लाइजनिंग में रहती है। तो क्या बैंकर्स ही हैं जो आपके जूनियर्स आते हैं, उनको भी आप प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है उनका भी इस योजना के प्रति, या जो भी सरकारी योजना चल रही है, ताकि वो भी आम जन तक उसको प्रॉपर तरीके से समझा पाएं? हाँ, हमारी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। अकॉर्डिंगली जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती रहती हैं, हमारे सर्कुलर्स आते रहते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसमें समझते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं और जो भी स्कीम की गाइडलाइंस होती है वो अकॉर्डिंगली हम बताते हैं। जी बिल्कुल। मीता जी, आपसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मीता जी से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। और यही कहना चाहूँगी कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन पंक्तियों के साथ मैं पुनः हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए श्रीमती मीता गर्ग जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि यही एक योजना है जो आपको आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है और बेहद ही एक सफल योजना है। इसी के साथ हम पुनः हमारे आज के मेहमान श्रीमती मीता गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। नमस्कार। थैंक यू कंचन, थैंक यू।